Today we are discuss about neonatal jaundice and neonatal hyperbilirubinemia. बिलिरुबिनिया क्या होता है पहली चीज़, और बच्चों में किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, क्या क्या इसके सिम्टम होंगे, किस तरीके से दिखेगा, और चौथी चीज़ इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट थिंग, नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस शब्द सुना है सभी ने। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया का मतलब अगर हिंदी में हम टर्म्स दें तो येलो कलरेशन, पीला कलर हो जाना। तो पीला कलर, येलो कलरेशन कहाँ दिखेगा, क्योंकि येलो बॉडी में क्या है, बच्चों की में सबके अलग अलग कलर होते हैं। भाई आज हम अबगार स्कोर देखते हैं, अबगार स्कोर में हमें पता लगता है कि किसी का कलर रेड रहेगा, किसी का पिंक रहेगा, किसी का वाइट रहेगा, किसी का डार्क कलर रहता है। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो इसी पे हम डिस्कशन करते हैं। जॉन्डिस का मतलब होता है येलो कलरेशन। येलो कलरेशन कहाँ दिखेगा भाई, मेनली क्या है, या तो स्किन पे दिखेगा, या जो आई की स्क्लेरा होती है, क्योंकि वाइटनेस जहाँ पे रहेगी वहाँ सबसे ज़्यादा दिखेगा। और दो जगह दिखता है वैसे एडल्ट में, तो एक तो नेल्स में, और एक दिखता है स्क्लेरा ऑफ आई, जो इस आई की स्क्लेरा होती है उसमें दिखता है। और बच्चों में स्किन में और स्क्लेरा में दिखता है। अब होता क्या है इसमें भाई, येलो कलरेशन क्यों होगा। तो फर्स्ट थिंग है सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है जो कि आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन के बाद में पैदा होता है। अब कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, तो नॉर्मली जो है एडल्ट ह्यूमन में देखें तो 2 mg पर DL से जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होना चाहिए, वो सीरम बिलिरुबिन नॉर्मली होना चाहिए 2 mg पर DL। और न्यूबॉर्न में 5 mg पर DL, क्योंकि बच्चों में क्या है, जब आफ्टर बर्थ होता है तो सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन थोड़ा तेज़ी से होता है। तो डिस्ट्रक्शन होगा तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होती है, तो उस कंडीशन में बच्चों में ज़्यादा होता है। तो नियोनेटल जॉन्डिस क्या है, येलो कलरेशन ऑफ स्किन या स्क्लेरा ऑफ आई की जो है वो कंडीशन क्या कहलाती है, नियोनेटल जॉन्डिस या नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनिया। अब दूसरी चीज़, इसका इंसिडेंस कितना होगा, तो दो बच्चों में जो है टर्म बेबी होगा या प्री टर्म बेबी होगा। प्री टर्म का मतलब जो 9 मंथ 7 डेज़ का जो पीरियड होता है उससे पहले हो जाना, और टर्म का मतलब जो टाइम पे हो जाए, मतलब 9 मंथ जो 7 डेज़ है उन्हीं में हो गया तो उसको टर्म बोलते हैं। और प्री टर्म का मतलब उससे कम टाइम में 8 मंथ या 8 मंथ से पहले हो गया तो प्री टर्म है। तो इनमें चांसेस जो है, टर्म में 60% 60% चांस होंगे, और प्री टर्म में चांसेस होते हैं 80% इसके चांसेस होते हैं। अब बिलिरुबिन कितने टाइप का होता है, तो बिलिरुबिन 2 टाइप का होता है। तो होता है अनकॉन्जुगेटेड और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, तो जो अनकॉन्जुगेटेड है वो किसके साथ जुड़ता है, एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ता है। अनकॉन्जुगेटेड ग्लूकोरोनिक एसिड होता है उसके साथ जुड़ता है। अनकॉन्जुगेटेड जो है फैट सोलेबल होता है, मतलब जो फैट है उसमें सोलेबल होता है, और इसमें जो कॉन्जुगेटेड है वो वाटर सोलेबल रहता है। इसके अलावा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर सकता है कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड। और जो कॉन्जुगेटेड है वो किस में, यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड टॉक्सिक होता है जो कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, और कॉन्जुगेटेड है वो एक तरह से नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम आ जाते हैं क्या क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हीमोलाइसिस डिसऑर्डर, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज़ है चिल्ड्रन में है जिससे कि हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस का मतलब जो आरबीसीज है वो तेज़ी से टूट रही है या किसी अदर कारण से टूट रही है। दूसरी चीज़ जो 24 आवर्स में जो होता है उसमें टॉर्च का मतलब कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस, हर्पीज़, इनकी वजह से अगर इन्फेक्शन के कारण से हुआ है तो वो भी इसका कारण हो सकते हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है, जैसे फिजियोलॉजिकल ही जो 24 आवर्स है उसके बाद में अगर होता है तो ब्रेस्ट मिल्क भी इसका कारण हो सकता है। अगर मदर में किस प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, या मदर में जॉन्डिस है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, पॉलीसाइटेमिया हो सकता है, सेपेलोहेमाटोमा हो सकता है, क्रिगलर नाइजर सिंड्रोम हो सकता है, हीमोलाइसिस डिसऑर्डर हो सकता है। ये 2 से 3 सेकंड डेज से और 3 वीक तक का है। इसके अलावा 3 वीक्स के बाद में अगर होता है जैसे ब्रेस्ट, तो उनके उसके क्या कारण है, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, और कोलीलिथियासिस है। ये सब इसके
3 वीक्स के बाद में जो कारण है इसके हैं। अब जॉइंटिस कितने टाइप का होता है, तो मेनली 2 टाइप्स का जो जॉइंटिस है वो होता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकली क्या है, 24 आवर्स है उनमें होता है। और क्योंकि पैथोलॉजिकल कारण क्या है भाई, बॉडी तो वर्क कर नहीं रही, तो बॉडी में वर्क नहीं करेगी तो पैथोलॉजिकली क्या है, जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम है उसकी वजह से जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट 24 आवर्स में जो दिखता है वो पैथोलॉजिकल टाइप का है, और सेकंड जो है वो है फिजियोलॉजिकल आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि बॉडी जो फंक्शन है, बॉडी के लीवर हैं, ये सब फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज़ पैथोलॉजिकल में अगर देखें तो 24 आवर्स में होगा। इसके अलावा जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो मोर देन 5 mg पर डे रहेगी। सीरम बिलिरुबिन लेवल जो हाईएस्ट लेवल है वो 15 तक पहुंच सकती है पर डीएल। इसके अलावा जॉइंटिस जो है वो 14 दिन तक रह सकता है, मतलब 14 डेज तक। और स्टूल का जो कलर है वो कैसा रहेगा, वाइट या क्ले कलर का, या यूरिन का जो है कलर कैसा रहेगा, येलो कलर रहेगा इसमें। और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो 2 mg पर डीएल से ज़्यादा होगा। फिर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस पे आ जाएँ तो ये जो है 24 आवर्स से 72 आवर्स में दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो 5 mg पर डीएल से कम होगा, और मैक्सिमम जो है 4 से 5 दिन टर्म्स में और 7 दिन तक प्री टर्म में, मतलब ख़त्म हो जाता है 7 दिन के अंदर अंदर प्री टर्म बेबी में। इसके अलावा सीरम बिलिरुबिन जो लेवल है वो हाईएस्ट कितनी पहुंच सकती है, 15 mg पर डीएल से, मतलब इससे कम ही रहेगी। और जो 14 दिन के बाद में या 14 दिन से पहले पहले ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस पे। इसमें होता क्या है, तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो 24 घंटे के बाद में दिखेगा, 5 mg पर डीएल से कम होगी। इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम 5 दिन तक टर्म्स में रहेगा और 7 दिन प्री टर्म में रहेगा। सीरम बिलिरुबिन लेवल 15 से कम रहेगी, 15 mg पर डीएल से, और 14 दिन के बाद में दिखता नहीं है ये इस टाइप का। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, ब्रेस्ट मिल्क अगर हम बच्चे को देते हैं उसके कारण से अगर ये होता है तो इसको ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस बोलते हैं। ये जो है इसमें बिलिरुबिन लेवल जो है 10 से 15 दिन तक की एज के बच्चे को हो सकता है ये। इसके अलावा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसकी लेवल क्या रहेगी, 10 to 30 mg पर डीएल। तो इसके लिए क्या है कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो मदर को एक तरह से बता सकती है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड नहीं करना है। मेनली पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में डिफरेंस था जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। भाई 24 आवर्स में दिखेगा, विद इन 24 आवर्स में। इसमें जो है बिलिरुबिन लेवल मोर देन 5 mg पर डीएल पर डे दिख सकती है। इसके अलावा मैक्सिमम जो है 15 से ज़्यादा हो सकती है सीरम बिलिरुबिन लेवल। और जो जॉइंटिस है वो 14 दिन के बाद में भी दिख सकता है। स्टूल का कलर क्ले वाइट कलर्ड हो सकता है, यूरिन का कलर जो है येलो स्टेनिंग दिखेगा। इसके अलावा डायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल जो है वो 2 से कम mg पर डीएल से ज़्यादा दिखेगी। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो उसमें जो मेनली जो है कारण जो उसके दिखते हैं, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है दोनों टाइप के बिलिरुबिन में अलग अलग दिखेंगे। तो अनकॉन्जुगेटेड में हिमोलाइसिस और नॉन हिमोलाइसिस कॉजेज़ हैं, और कॉन्जुगेटेड में हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। अब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में हिमोलाइसिस और नॉन हिमोलाइसिस जो कॉजेज हैं उसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे RH ABO इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मतलब ब्लड के जो डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो उनके कारण से ये हो सकता है। इसके अलावा थैलेसीमिया इसका कारण हो सकता है, स्पेरोसाइटोसिस हो सकता है, सेप्सिस जो है वो हो सकता है, DIC हो सकता है, हेमाटोमास हो सकता है, और पॉलीसिस्टेमिया हो सकता है। और इसके अलावा नॉन हीमोलाइसिस जो है उसमें है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, क्रिगलर नजार सिंड्रोम्स हो सकता है, गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है। हीमोलाइसिस के अगर हम देखें तो हीमोलाइसिस में मेनली जो है वो ABO इनकम्पेटिबिलिटी के कारण से हो सकता है। अगर मदर और जो फादर है उनके ब्लड ग्रुप में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी दिखती है, वो अलग अलग टाइप से दिखती है, तो बच्चे में हो सकता है। कॉन्जुगेटेड जो है हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक कॉजेज हमने देखे थे, तो जो हिपेटाइटिस है वो कारण हो सकता है। इसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म होता है गैलेक्टोसेमिया का या
ट्रायोसिनेमिया का जो है मेटाबॉलिज्म वो नहीं हो तो उनके कारण से भी ये कंडीशन बन सकती है। पोस्ट हिपैटिक में बिलियरी एट्रिसिया हो सकता है। इसके अलावा कोलेडोकल सिस्ट हो सकता है कारण में। कॉमनली जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल या ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी है, G6PD डेफिशिएंसी है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, सिपिलर हेमाटोमा है और इन्फेक्शन जो टॉर्च इन्फेक्शन हमने देखे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं 6PD जो डेफिशिएंसी है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है सीरम बिलिरुबिन जिसमें कॉन्जुगेटेड जो गिलबर्ट डिजीज़ है उसमें हमें देखने को मिलता है ये। और 6PD जो है उसके कारण से हीमोलाइसिस थोड़ा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाती है। गिलबर्ट सिंड्रोम में भी वही है, अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन लेवल है वो हीमोलाइसिस की वजह से या लीवर डिजीज़ की कंडीशन की वजह से थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। और फास्ट होने की वजह से जो है ये अगर आरबीसीज का टूटना अगर तेज़ी से होगा तो जो बिलिरुबिन है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये कंडीशन बन सकती है। जॉन्डिस में हम अब करेंगे क्या, मैनेज क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हम जो असिस्ट करते हैं भाई क्या क्या असिस्ट करेंगे, बर्थ वेट, गेस्टेशनल भाई हमें पता करेंगे हिस्ट्री में कि भाई उसका वेट कितना था, गेस्टेशनल प्री टर्म तो नहीं था या टर्म था तो क्या कंडीशन थी उसकी। इसके अलावा उसमें डिग्री ऑफ जॉन्डिस देखेंगे, इसके अलावा कौन से टाइप का था और जो उसकी कंडीशन है उससे पता लगाएंगे। अब जॉन्डिस का असेसमेंट कैसे करते हैं, अगर फेस, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, थाई, आर्म, लोअर लेग और पाल्मर सोल इनका पता लगाते हैं हम। और इनका पता कैसे लगाएंगे हम, मेनली क्या है एक ये मेजरमेंट के लिए जॉन्डिस मीटर होता है। जॉन्डिस मीटर में क्या है कि पता लग जाती है कि लेवल क्या थी, तो इस जॉन्डिस मीटर से ये हम पता लगा सकते हैं कि जॉन्डिस की लेवल कहाँ पे कितनी है। जैसे इसमें दे रखा है फेस 6 बिलिरुबिन लेवल, अपर ट्रंक पे 9, लोअर ट्रंक पे 12, आर्म और लोअर लेग पे 15 और पाल्म और सोल पे सबसे ज़्यादा होगा मोर देन 15 mg/dl। इसके बाद क्या क्या हमें कुछ असेसमेंट में हमें क्या क्या पता लगेगा, तो आइज़ का कलर जो है येलो दिखेगा, स्किन का कलर येलो रहेगा। इसके अलावा जो हेड का पार्ट है उसमें ब्लड स्ट्रीम में भी हमें बिलिरुबिन लेवल बड़ी मतलब येलो कलरेशन दिखेगा ब्लड स्ट्रीम में भी, तो चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे पुअर सकिंग रहेगी, मोरो रिफ्लेक्स पुअर रहेगा, इसमें कन्वर्जन हो सकता है, आ सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम क्या क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहली चीज़ हम डायरेक्ट या टोटल बिलिरुबिन लेवल देखेंगे, RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में भी पता लगाएंगे हम, मदर को किस प्रकार की या बेबी को RH इनकम्पेटिबिलिटी जैसे ABO देखा था हमने। तो इसके अलावा हीमोक्रेट्स जो काउंट है मतलब आरबीसीज की जो काउंटिंग है वो देखी जाती है इसमें। इसके अलावा G6PD का ऐसे टेस्ट किया जाता है, कॉम्स टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा सेप्सिस की स्क्रीनिंग की जाती है इन्फेक्शन की। इसके अलावा लीवर और थायराइड फंक्शन टेस्ट देखे जाते हैं। टॉर्च टिटर मतलब जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, साइटोमेगलोवायरस है या हर्पिस है, इनका टिटर टेस्ट किया जाता है, टाइटर टेस्ट। इसके अलावा लीवर की जो है स्कैनिंग की जाती है जब कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है तो। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी में लीवर और बाइल डक्ट में अगर कोलिलिथिसिस है मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो भी देखा जाता है। मेजरमेंट के लिए हम देखते हैं, देखो ये जॉन्डिस मीटर इस तरीके से होता है और इससे पता लग जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है कि जॉन्डिस है कि नहीं है, कितना लेवल है इसका बिलिरुबिन का। लीवर फंक्शन टेस्ट में जो है एस्पायरेट एमिनोट्रांसफरेज एंजाइम और इसके अलावा एलिनिन एमिनोट्रांसफरेज एंजाइम्स की लेवल देखी जाती है हेपेटोसेलुलर डिजीज़ में पेशेंट में। अब मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, तो मैनेजमेंट में हम कैसे मैनेज करेंगे इसको, तो सब 4 पॉइंट मेनली हम देखते हैं। पहली चीज़ फोटोथेरेपी जो है वो देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावेनसली बच्चा जो चाइल्ड है उसको इंट्रावेनसली ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड अगर आवश्यकता है, नीड्स पड़ती है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और ड्रग्स जो कुछ टाइप की ड्रग्स है वो दी जाती है। सबसे पहली चीज़ आती है फोटोथेरेपी मशीन इस तरीके से होती है और उसमें फोटॉन्स मतलब ब्लू कलर की रेज निकलती है और वो इसमें दी जाती है। मेनली इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जो नेटिव बिलिरुबिन है, जो वाटर इंसोलेबल या फैट सोलेबल जो बिलिरुबिन होता है
वो जो लाइट होती है फोटॉन्स, वो उसका जो लाइट है उसका डेंसिटी जो है 450 टू 460 nm होती है उस लाइट की। तो वो क्या करती है, वो जो फोटॉन्स है वो फोटॉन्स जो बिल्रुबिन है उसको आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नॉन वाटर सोलेबल जो है उसको वाटर सोलेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वाटर सोलेबल में अगर कन्वर्ट हो गया तो यूरिन के थ्रू आउटपुट होना शुरू हो जाएगा। फोटोथेरेपी टेक्निक्स में क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम वॉशिंग हैंड जो है हमारा हैंड वॉश करेंगे सबसे पहले। उसके अलावा जो चाइल्ड है उसको नेक्ड रखेंगे, बस उसमें फिक्स चीज़ें रखनी है हमें, जो उसके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करना है और आई को कवर करना है। इसके अलावा उसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए फोटोन जो लाइट होती है उसकी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए चाइल्ड से। इसके अलावा फोटोथेरेपी जो है 2 घंटे में, हर 2 घंटे में हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को। इसके अलावा बेबी जो है उसको टर्न करते रहेंगे हर फीड के बाद में। टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहेंगे 2 से 4 घंटे में। वेट रिकॉर्ड करना है हमें डेली, और यूरिन की मॉनिटरिंग करनी है, यूरिन आउटपुट कितना कर रहा है। इसके अलावा बिल्रुबिन लेवल भी डेली हमें मॉनिटर करनी है। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई, लाइट में रहेगा बच्चा तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या है कि वाटर लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन भर जो लाइट है ब्लू रेज लाइट उसमें जाएगा तो चांसेस होते हैं। इसके अलावा लूज स्टूल हो सकता है, स्किन में रेशेस हो सकते हैं, ब्राउन बेबी सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन भी बन सकती है। इसके अलावा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो RH या ABO आइसो इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब उसमें क्या है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी अगर कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ABO ये या RH जो भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन है जिनकी कमी है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हम उसको पेशेंट जो चाइल्ड है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगर ब्लड में किसी प्रकार की जैसे ज़्यादा कंडीशन वीक होती है, हीमोलाइसिस ज़्यादा हो गया तो RBCs की कमी है, तो उस कंडीशन में हम जो है ब्लड का एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा सकते हैं, एक्सचेंजली ट्रांसफ्यूजन अगर नीड्स हो तो चाइल्ड में उस कंडीशन में। क्योंकि RBCs अगर डैमेज है तो उस कंडीशन में एनीमिया वाली कंडीशन बन सकती है, तो उसके लिए ये करना पड़ता है। इसके अलावा मेडिकेशन में हम बारबिटोल दे सकते हैं। इसमें इसका क्या डोज रहेगा, तो ये जो है मेनली 3 to 8 mg पर kg पर डे पर ओरम या IV के थ्रू हम दे सकते हैं बच्चे को, बट इसका मैक्सिमम डोज है वो 12 mg पर kg पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए IV, और बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी हमने देखी नहीं इसकी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जब RBCs टूटती है, RBCs डैमेज होती है, तो प्रीमेच्योर जो RBCs का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पार्ट होता है RBCs में। हीमोग्लोबिन का मतलब हिम और प्लस ग्लोबुलिन, हिम मतलब आयरन पार्ट होता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो आयरन जो ग्लोबुलिन है वो तो हो जाता है रीअब्जॉर्ब्ड, और हिम जो है वो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसके थ्रू बिल्रुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होता है। अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन क्या है कि लीवर में जाके कॉन्जुगेशन होता है इसका हेपेटोसाइट में जाके, और कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन होके, और ये कहाँ से यूरिन के थ्रू आउटपुट हो जाता है। अनकॉन्जुगेटेड होगा तो वो जो है वो वापस मतलब लीवर में जाएगा, बट उसका कन्वर्जन थोड़ा हेवी होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लंबे टाइम तक, जो है जॉन्डिस वाली कंडीशन चाइल्ड में बन सकती है। थैंक यू।